In lecture 10, we will see what is the process control, and further we will see different controllers which are used in real life. So these are some controller hardwares which we will discuss later: PLCs, microprocessor, and microcontroller. Later on, we will also discuss conventional control techniques or control algorithms. So these are some conventional control algorithms which we will discuss in detail. And later on, we will also see other advanced control techniques or advanced control algorithms which are being used in daily life control systems. सो जनरली प्रोसेस कंट्रोल की टर्मिनोलॉजी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के कंट्रोल के लिए यूज़ होती है. सो प्रोसेस कंट्रोल के अंदर बेसिकली हम डील करते हैं आर्किटेक्चर से. कंट्रोल का आर्किटेक्चर क्या होगा, मींस हार्डवेयर मैकेनिज्म्स क्या होंगे और क्या कंट्रोल एल्गोरिदम्स यूज़ होंगे टू मेंटेन द आउटपुट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसेस विद इन अ डिजायर्ड रेंज. फॉर एग्जांपल हम बात करें तो हम किसी केमिकल रिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल की बात करते हैं. तो किसी केमिकल रिएक्टर के अंदर जो है वो टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेवल पे फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है टू गेट अ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट आउटपुट. ओके. सो इस तरह से जो सा वो हम प्रोसेस कंट्रोल को डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस एक प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल होता हुआ देखते हैं. सो एक तरफ जो सा वो वाटर लेवल के कंट्रोल की भी बात आ रही है कि वाटर का लेवल जो है उसको स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन रखा जाए बिटवीन हाई एंड लो वाटर्स. इसी तरह से एट टॉप हम प्रेशर को भी देख सकते हैं कि प्रेशर को भी एक रिक्वायर्ड रेंज के अंदर रखा जा रहा है. सेम वे जो सा वो हम प्रेशर कंट्रोल के बाद हम यहाँ पे एट द बॉटम फ्लो कंट्रोल को भी देख रहे हैं. तो फ्लो जो है वाटर का उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है. इसी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल भी आ रहा है वाटर का. एंड एज वेल एज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बर्नर का फायरिंग रेट है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है. सो यहाँ पे इस ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो जिसमें मल्टीपल प्रोसेस वेरिएबल्स कंट्रोल किए जा रहे हैं: प्रेशर, फायरिंग रेट, फ्लो, टेम्परेचर एंड वाटर लेवल, टू मेंटेन स्पेसिफिक डिजायर्ड आउटपुट. तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो सा वो इन सब प्रोसेसेस के इस पूरे प्रोसेस में इन सब प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. सो इंडस्ट्रीज में हम प्रोसेस कंट्रोल को बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मैस प्रोडक्शन करनी है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स की. और फॉर एग्जांपल हम ऑयल रिफाइनिंग की बात करते हैं या पेपर मैन्युफैक्चरिंग है. इसी तरह से केमिकल्स एंड पावर प्लांट्स हैं. सो केमिकल्स के अंदर भी और पावर प्लांट्स के अंदर भी हमें कंसिस्टेंट प्रोडक्ट आउटपुट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ गुड प्रोडक्शन एट द एंड. और जहाँ पे भी मैस प्रोडक्शन हो रही होगी वहाँ पे हम प्रोसेस कंट्रोल को जो है वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करते हैं पूरे सिस्टम के अंदर. सो प्रोसेस कंट्रोल के साथ ओवरऑल सिस्टम की ऑटोमेशन भी हो जाती है. सो ऑटोमेशन का फ़ायदा हमें प्रोसेस कंट्रोल में ये होता है कि सिंपल मतलब कोई भी स्मॉल स्टाफ जो है जो कि पूरे के पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ऑपरेट कर सकता है फ्रॉम अ सेंट्रल कंट्रोल रूम. फॉर एग्जांपल हम इस तरह से बात करते हैं, ये एक कंट्रोल रूम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर है. सो एक न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑटोमेट किया जाता है थ्रू प्रोसेस कंट्रोल और एक कंट्रोल रूम के थ्रू दो या तीन स्टाफ मेंबर्स भी पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम के अंदर कंप्लीट जो है वो स्टेटस ऑफ कंप्लीट प्रोसेस आ रहा है उसके डिफरेंट पार्ट्स का. ठीक है, डिफरेंट जगहों पे हमारे पास जो सा वो इंडिकेटर्स भी हैं और कंट्रोल्स भी गिवन हैं. ओके. सो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर जो सा वो किसी भी रिक्वायर्ड वैल्यू के अंदर फर्क आ रहा है तो फ्रॉम दीज एक्चुएटर्स दीज बेसिकली सेट पॉइंट यूनिट्स के थ्रू जो सा वो हम किसी भी प्रोसेस के वेरिएबल की सेट पॉइंट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. और कंप्लीट पूरे प्रोसेस का जो है वो स्टेटस जो सा वो रियल टाइम इन कंट्रोल यूनिट्स के ऊपर इन डिस्प्लेस पे हम देख सकते हैं कि करंटली जो है वो प्रोडक्शन आउटपुट किस तरह की चल रही है. ओके. सो इसी तरह से जो सा वो केमिकल प्लांट्स और पावर प्लांट्स के तौर के अंदर भी जो सा वो प्रोसेस कंट्रोल जो है ये इस तरह की ऑटोमेशन ला सकती है जिसमें एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो सा वो पूरा का पूरा प्रोसेस एनालाइज भी हो रहा है, ऑब्जर्व भी हो रहा है और वहीं से वो कंट्रोल भी हो रहा है.
कंट्रोल थ्योरी में अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी डायनामिक सिस्टम की ऑपरेटिंग कंडीशंस को मॉनिटर भी कर सकती है और उनको फिजिकली अल्टर भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। तो कंट्रोलर बेसिकली ऑपरेटिंग कंडीशंस को देख रहा होगा कि जो डायनामिक सिस्टम है वो उसकी आउटपुट क्या आ रही है, वो किस आउटपुट के साथ ऑपरेट कर रहा है, उसको ऑब्जर्व भी करेगा एंड उसकी बेस के ऊपर जो सा वो डिसीजन मेकिंग भी करेगा कि उस आउटपुट को उसको फर्दर मैनिपुलेट करना है या नहीं करना। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम से पहले जो प्लांट है, बेसिकली जो प्रोसेस या सिस्टम हम इसको कह रहे हैं, इससे पहले जो सा वो जो कंट्रोलर की डिवाइस आ रही है। ओके, सो ये एक फीडबैक लूप है। तो फीडबैक लूप के अंदर जो है वो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और इसी तरह से जो सा वो बॉटम पे हम देख रहे थे, यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम भी आ रहा है। तो बेसिकली कंट्रोलर अब मेजर्ड एरर इसकी इनपुट है और इसकी बेस पे कंट्रोलर डिसाइड कर रहा है कि सिस्टम को इनपुट क्या दी जाए। ओके, सो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम में ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। सो कंट्रोलर इज बेसिकली ऑपरेटिंग ऑन error between set input and measured output, and on the basis of that error it is generating some controlled input to the system. So किसी भी सिस्टम की आउटपुट को बेसिकली डिजायर्ड जो हमारी आउटपुट है या रेफरेंस हम कह रहे हैं, इसके इक्वल करने के लिए कंट्रोलर का एक मेन पार्ट बीच में है इस पूरे कंट्रोल के अंदर, पूरे कंट्रोल सिस्टम में। सो जो कि बेसिकली एरर पे ऑपरेट करता है और उसकी बेस पे जो सा वो डिसाइड करता है कि सिस्टम की इनपुट क्या होनी है। सो दिस कंट्रोलर हैज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द सिस्टम आउटपुट एज डिजायर्ड आउटपुट। सो कंट्रोलर के अगर हार्डवेयर की बात करें तो फिजिकली कंट्रोलर जो है वो कोई मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकती है, इट कैन बी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक डिवाइस, और मोस्ट कॉमनली ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकती है, एंड ऑफन इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रीवियसली कंट्रोल थ्योरी में अर्लियर एजेस में जो था वो ज़्यादातर मैकेनिकल और हाइड्रोलिक कंट्रोलर्स यूज होते रहे इन कंजक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बट रिसेंटली जो है वो हम ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कंट्रोलर्स को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और अ कंप्यूटर। सो माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर जो है वो एज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोलर हार्डवेयर यूज होता है, क्यों? ड्यू टू इट्स वर्सेटैलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर को बेसिकली हम जो सा वो मल्टीपल प्रोसेस वेरिएबल्स के लिए बड़ा इजीली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सो दैट्स वाई माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर को जो सा वो एज ए कंट्रोलर यूज करना ज्यादा इफेक्टिव है आजकल के दौर में। और इसी तरह से अगर हम फर्दर बात करें तो टिपिकल एप्लीकेशंस कंट्रोलर की क्या हो सकती हैं? टू होल्ड सेटिंग्स फॉर टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और स्पीड। सो टिपिकल ये जो सा वो डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर को डिप्लॉय करते हैं किसी भी प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। अब इसी कंट्रोल पूरी कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम में हम देखें कि अगर हमारे पास ये मेजरमेंट ना हो, फीडबैक नहीं है अगर, तो देन इट इज एन ओपन लूप सिस्टम। सो ये एक ओपन लूप सिस्टम बन जाता है, एंड इन ओपन लूप सिस्टम दिस कंट्रोलर विल बी कॉल्ड एज ओपन लूप कंट्रोलर। ओके, सो ये ओपन लूप कंट्रोलर होगा। But as soon as we incorporate measurement system in it, sensor या measuring device या कोई भी instrument अगर हम इसके अंदर include कर देते हैं, तो then it becomes feedback controller. Now this controller is a feedback controller, और feedback controller की बहुत सी advantages हैं over open loop controllers। Despite ये भी fact यहाँ पे है कि design of closed loop controller is more complex as compared to open loop controller। सो ओपन लूप कंट्रोलर को डिजाइन करना इजी है, जबकि ओपन लूप कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल को डिजाइन करना जरा डिफिकल्ट है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इन्वॉल्व है, बट उसमें कुछ एडेड बेनिफिट्स भी हैं जो कि हमें मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर फीडबैक कंट्रोलर्स। सो फीडबैक कंट्रोलर्स की ये कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर ओपन लूप कंट्रोलर्स। सो फर्स्ट वन इज डिस्टरबेंस रिजेक्शन। सो फीडबैक कंट्रोलर्स का ये हमें बहुत फायदा है कि कोई भी डिस्टरबेंस इनपुट अगर सिस्टम में इंक्लूड हो जाती है, तो ड्यू टू फीडबैक हमारे कंट्रोलर के पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब जो है वो बेसिकली डिजायर्ड आउटपुट अचीव नहीं हो रही। सो डिस्टरबेंसेस को बड़ा इजीली जो सा वो फीडबैक कंट्रोलर्स रिजेक्ट कर सकते हैं।
जबकि ये फीचर जो है वो ओपन लूप कंट्रोलर्स में अवेलेबल नहीं है। ओपन लूप कंट्रोलर्स के केस में जो सा वो डिस्टर्बेंस इनपुट्स अगर इंक्लूड हो जाएंगी तो दे कैन नॉट basically control the output to the desired level. So disturbance rejection is the main advantage of feedback controllers. Next benefit is guaranteed performance when model has uncertainties. For example, हमने जो सिस्टम को मॉडल किया है उसकी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग किया है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं की, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल हमने क्रिएट किया है वो एग्जैक्टली परफेक्टली मैच नहीं करता टू द रियल प्रोसेस, और जो मॉडल पैरामीटर्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। सो इन स्टिल इन दैट केस इन अनसर्टेनिटीज के साथ होते हुए भी जो है वो फीडबैक कंट्रोलर्स एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो मॉडल की जो मैथमेटिकल मॉडल की अनसर्टेनिटीज हैं या उसमें हमने बहुत ज्यादा फैक्टर्स को आप कह लें कि रियलिस्टिक लिया है, सॉरी बहुत ज्यादा जो सा वो उनको हमने आइडियलिस्टिक लिया है, रियलिटी से दूर है, रियल प्रोसेस को बहुत एग्जैक्टली जो सा वो डिपिक्ट नहीं कर रहे। सो इन दैट केस जो सा वो हम कंट्रोलर के डिजाइन को के अंदर चेंजेस करके हम परफॉर्मेंस को जो सा वो गारंटी कर सकते हैं कि स्टिल हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है जबकि हमारे पास मॉडल के पैरामीटर्स भी बिल्कुल एग्जैक्ट या परफेक्ट ना हो। और अगर सिस्टम अनस्टेबिलिटी के करीब है, जो प्रोसेस है वो अनस्टेबल है या जो मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबिलिटी के बहुत करीब है, सो दैट कैन आल्सो बी स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग फीडबैक कंट्रोलर्स। सो कंट्रोलर के अंदर हम ऐसे एलिमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं जो कि अनस्टेबल प्रोसेस को भी स्टेबल करेंगे। ओके, सो ये भी एक फीडबैक कंट्रोलर का जो है वो एडवांटेज है ओवर ओपन लूप कंट्रोलर। और अगर रन टाइम के ऊपर सिस्टम के पैरामीटर्स के अंदर कोई वेरिएशन आती है, सो इन दैट केस आल्सो फीडबैक कंट्रोलर्स इफेक्टिवली रिड्यूस इफेक्टिवली कवर अप दैट वेरिएशन इफेक्ट। ओके, सो फीडबैक कंट्रोलर्स जो है वो बड़ी रिड्यूस्ड उनकी सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशंस है। तो सिस्टम के अंदर अगर आप देखते हैं कि उसके मॉडल के अंदर कोई भी पैरामीटर्स जो हैं वो उनको आप फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन है या स्प्रिंग कांस्टेंट है या मैस की वैल्यू है इवन, सो इस तरह के पैरामीटर्स को अगर वेरिएट किया जाए तो ओपन लूप कंट्रोल जो है वो उस केस में इफेक्टिव नहीं रहेगा डिजायर्ड आउटपुट अचीव करने के लिए। बट ड्यू टू फीडबैक, सो फीडबैक की वजह से जो है वो कंट्रोलर इन वेरिएशंस को बड़ी इजीली ओवरकम कर सकता है। सो सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन इज वेरी मच रिड्यूस्ड इन फीडबैक कंट्रोलर्स एंड ड्यू टू दैट वी कैन गेट द इम्प्रूव्ड रेफरेंस ट्रैकिंग। सो जो आउटपुट है वो परफेक्टली इनपुट को ट्रैक कर सकती है। तो परफॉर्मेंस जो ट्रैकिंग है वो रेफरेंस ट्रैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी ड्यू टू फीडबैक कंट्रोलर्स एंड ड्यू टू इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक इन इट। सो कुछ सिस्टम्स के अंदर हम ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम्स को एक साथ यूज कर रहे होते हैं एंड उन सिस्टम्स में फिर हम ओपन लूप कंट्रोल को जो है वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर कह सकते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कह सकते हैं। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का जो फायदा है वो हमें फर्दर रेफरेंस ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो ओपन लूप कंट्रोल के थ्रू हम एक बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम हाइब्रिड कंट्रोल भी सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर स्पेसिफिक सर्टेन रेंज ऑपरेशन रेंज हम जो है वो फीड फॉरवर्ड को कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं एंड इन अ सर्टेन रेंज जब पैरामीटर वेरिएशन आ रही हो तो रेफरेंस ट्रैकिंग को फर्दर इंप्रूव करना हो तो देन वी कैन आल्सो यूज क्लोज लूप कंट्रोल साइमल्टेनियसली। सो दोनों को इन कंजक्शन भी यूज किया जा सकता है इन सम सिस्टम्स to further improve the reference tracking performance. So commonly used industrial controller के hardwares में first one is programmable logic controller PLC. So PLC में different digital और analog inputs हो सकती हैं और PLC की प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली इसको प्रोग्राम कर सकते हैं विद सेट ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स। सो कुछ कंडीशनल या लॉजिकल स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा ओवर दीज एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स और उसकी बेस पे कुछ सेट ऑफ डिजिटल और एनालॉग आउटपुट्स जनरेट करेगा फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ आवर प्रोसेस कंट्रोल। इसी तरह से अगर हम पीएलसी में बात करें तो इसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट चैनल्स हो सकते हैं
डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। सो स्मॉल स्केल से लेकर स्मॉल स्केल में इवन जो सा कुछ टेंस में हमारे पास जो सा वो इनपुट्स आउटपुट्स हो सकती हैं, और लार्ज स्केल PLCs कैन हैव few hundreds of inputs and outputs। सो लार्ज नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स होने की वजह से हम PLC के इनपुट आउटपुट चैनल्स के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स और एक्चुएटर्स अटैच कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। सो एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली मल्टीपल सेंसर्स का डाटा एज ए इनपुट आ सकता है PLC के पास, और PLC प्रोग्राम के अंदर जो भी लॉजिक हमने डिफाइन की हुई है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट एक्चुएटर्स जो है वो आउटपुट के ऊपर PLCs के थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। So PLC एक specifically designed industrial controller है to bear all the harsh conditions of any industry। So किसी भी industrial process या plant के अंदर जितनी harsh conditions आ रही होती हैं, for example extended temperature ranges हैं, extreme high temperatures हैं, electrical noises हैं, ठीक है, एंड वाइब्रेशंस या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस हैं इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे इन सब को रेजिस्ट करने के लिए इसके अंदर इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस की गई है। सो PLC का डिज़ाइन जो है वो स्पेसिफिकली इन सारे फैक्टर्स को जो है वो किसी भी कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर इन फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए यूज होता है। So a PLC can easily withstand all these harsh conditions of industrial environment। So यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये एक जनरल PLC है। So जिसमें आप ऊपर इनपुट चैनल्स दे सकते हैं, तो इसमें वेरियस इनपुट्स अवेलेबल हैं विच आर DC इनपुट्स, और 24 वोल्ट DC जो है वो हम इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज देखेंगे। एंड एट द बॉटम यू कैन सी आउटपुट्स, 8 आउटपुट्स हैं इसमें जो कि रिलेज हैं बेसिकली, जो कि आउटपुट पे 8 एम्पेयर तक जो है वो आउटपुट दे सकते हैं। सो इन आउटपुट्स के थ्रू हम वेरियस एक्चुएटर्स को, मोटर्स को, उसके अलावा जो डिफरेंट टेम्परेचर डिवाइसेस हैं उन सब को हम इन आउटपुट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्दर यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सा वो डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइन की गई हैं विच आर 24 वोल्ट DC इनपुट्स, एंड एट बॉटम आप देख सकते हैं कि वेरियस 24 वोल्ट DC आउटपुट्स हैं, और इसी तरह से 120 वोल्ट AC आउटपुट्स भी हैं। सो एक ही PLC में सेम टाइम पे आप DC और AC इनपुट्स और आउटपुट्स को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप स्टेटस LED भी देख सकते हैं कि जो आउटपुट्स हैं, आउटपुट्स के साथ ये स्टेटस LEDs एलोकेटेड है। सो वेरियस डिजाइन्स के अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ डिफरेंट जो सा वो स्टेटस LEDs भी गिवन होती हैं, जिसमें आप इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि करंटली PLC के ऊपर जो इनपुट आ रही है और उसके अगेंस्ट रिक्वायर्ड आउटपुट एनेबल हो रही है कि नहीं। सो PLC की अगर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो PLC एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करती है विच इज नॉन एज लैडर लॉजिक। सो लॉजिक का वर्ड आप यहाँ पे बार बार देख रहे होंगे, तो बेसिकली जो PLC है वो डिफरेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हुए प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, और लैडर लॉजिक के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट इनपुट और आउटपुट स्विचेस हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइमर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट काउंटर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, मेमोरी एलिमेंट्स के केस में इसमें जो सा वो किसी भी सेंसर की या किसी भी वैल्यू को रिटेन करने के लिए, सेव करने के लिए हम मेमोरी एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस, ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेमोरी एलिमेंट्स हैं, वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस के यूनिट्स भी इसमें हमें मिलेंगे, लाइक एंड और नॉट, डिफरेंट जो लॉजिक गेट्स हैं, इन लॉजिक गेट्स की भी हमें मॉड्यूल्स इस लैडर लॉजिक के अंदर मिलेंगे। तो इन सब एलिमेंट्स को यूज करते हुए लैडर लॉजिक के अंदर हम जो है वो PLC को कोड करेंगे, और इसकी बेस पे जो है वो PLC पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगी। सो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हम बड़ा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग PLC और लैडर प्रोग्रामिंग, और उस पूरे प्रोसेस की कंट्रोल लॉजिक जो है वो बेसिकली हम लैडर लॉजिक के अंदर लिख के प्रोग्राम करेंगे PLC के अंदर। सो कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब है कि इसमें वेरियस सेंसर्स और वेरियस डिफरेंट इनपुट्स का जो कलेक्टिवली हम बात करें कि वो साइमल्टेनियसली मिल के एक
स्पेसिफिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए यूज हो रही होती हैं. सो दैट कंप्लीट लॉजिक कैन बी प्रोग्राम्ड इन पीएलसी. ओके. सो जिस तरह से हमने शुरू में अभी देखा है पहले कि प्रोसेस कंट्रोल के अंदर वेरियस प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली कंट्रोल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, फ्लो रेट. तो इन सब के जो सा वो बेस के ऊपर हम डिफरेंट आउटपुट्स को जो सा वो स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो ये इसका फायदा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड जो कंट्रोल लॉजिक है वो हम इसमें बेसिकली प्रोग्राम कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप एक लैडर लॉजिक प्रोग्राम लिखा हुआ देख सकते हैं फॉर अ पीएलसी. इस लैडर लॉजिक प्रोग्राम में लेफ्ट साइड के ऊपर आप वर्टिकल जो लाइन देख रहे हैं दिस इज इनपुट रेल, और राइट साइड के ऊपर जो है वो वर्टिकल लाइन आउटपुट रेल है. सो नॉर्मली इनपुट और आउटपुट रेल के साथ इनपुट्स और आउटपुट अटैच होती हैं, और इनपुट और आउटपुट रेल के दरमियान आप हॉरिजेंटल लाइंस देख रहे हैं. सो ईच ऑफ दिस हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड अ रंग. सो इसको हम रंग कहते हैं. सो डिफरेंट रंग्स को कंबाइन करते हुए ये पूरी एक लैडर की फॉर्म बन रही है. दैट्स व्हाई वी से इट एज अ लैडर लॉजिक. सो आप देख सकते हैं डिफरेंट रंग्स को इंक्लूड करते हुए ये एक पूरी लैडर की शेप बन रही है. सो हर रंग के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैडर लॉजिक देख सकते हैं जो कि अभी हमने पहले देखे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फर्स्ट रंग में देखें तो दिस वन इज I0. सो I0 मींस कि ये फर्स्ट इनपुट है और जिसको हमने स्टार्ट से मेंशन किया. सो दिस इज अ स्टार्ट स्विच. इसी तरह से जो सा वो आप स्टॉप स्विच को भी देख सकते हैं. इट इज अनदर इनपुट. इसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास टाइमर भी है. ओके. सो ये एक टाइमर है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम को जो सा वो अनेबल स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अनेबल होगा स्पेसिफिक इनपुट के साथ. और इसी तरह से आप डिफरेंट काउंटर्स को भी देख सकते हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को काउंट कर रहे हैं साथ साथ. और इसी तरह से आप जो सा वो आउटपुट्स को देखेंगे तो आउटपुट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूमेटिक रैम एक आउटपुट स्विच के साथ कनेक्टेड है. सो आउटपुट रिले है बेसिकली ये. तो आउटपुट रिले के ऊपर कोई भी न्यूमेटिक रैम या न्यूमेटिक एक्चुएटर जो है वो अटैच्ड है. इसी तरह से इस आउटपुट के ऊपर भी तो आउटपुट के साथ उनके नंबर्स भी मेंशन है. तो O0 इज 0 पोर्ट और 1 2 आप इसकी पिन नंबर देख सकते हैं. सेम इज द केस फॉर द इनपुट. सो इसी तरह से ये इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इस इनपुट के अंदर आपको दरमियान में लाइन नजर आ रही है. सो ये और यहाँ पे आपको लाइन नहीं नजर आ रही. सो दिस स्विच इज नॉर्मली ओपन एंड दिस स्विच इज नॉर्मली क्लोज्ड. ओके. सो इन स्विचेस को टॉगल करने के लिए बेसिकली फिर हमें रिस्पेक्टिव सिग्नल चाहिए या नहीं चाहिए. सो ये नॉर्मली क्लोज्ड है तो ये बेसिकली जो सा वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि एक्टिवेटेड है. तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई जो सा वो सिग्नल यहाँ से आना चाहिए. और ये नॉर्मली ओपन है तो बेसिकली करंट इस स्विच के थ्रू फ्लो करने के लिए कोई सिग्नल आएगा इस इनपुट के ऊपर तो ये बेसिकली सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करेगा. सो इस तरह से आप डिफरेंट जो सा वो देख सकते हैं. और इसी के अंदर फिर मेमोरी एलिमेंट्स, फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस जो हैं वो भी हो सकते हैं. सो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट्स को भी यूज किया जा सकता है किसी भी एक रंग के अंदर किसी भी स्टेट को जो सा वो रिटेन करने के लिए उसको मेमोरी में थोड़ी देर रखने के लिए. सो इस तरह से आप एक कंप्लीट जो है वो लैडर लॉजिक का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं. और इस लैडर लॉजिक के प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद पीएलसी के अंदर जो है वो बर्न कर दिया जाता है, उसमें राइट कर दिया जाता है. एंड देन उसके साथ जो है वो डिजायर्ड पोर्ट्स के ऊपर इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के ऊपर डिजायर्ड सेंसर्स और एक्चुएटर्स अटैच कर दिए जाते हैं. एंड दे पीएलसी इफेक्टिवली कंट्रोल अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक. सो जितनी भी ये लॉजिक हमने डिफाइन की हुई है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है वो पीएलसी पूरे प्रोसेस को, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है. सो दैट इज ऑल अबाउट पीएलसी, अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पीएलसी. सो इसके बाद हम फर्दर और कंट्रोलर्स को देखेंगे कि और कौन कौन से कंट्रोलर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं. सो कंट्रोलर हार्डवेयर में नेक्स्ट कंट्रोलर डिवाइस जो है दैट इज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर. ये भी इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स हैं और इंडस्ट्री में यूज हो रहे होंगे फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस वेरिएबल फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस.
So as compared to PLC, microprocessor based controllers are more flexible type of controllers. इसमें बेसिकली हम वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हमें डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए इसको चेंज भी करना पड़े, फॉर एग्जांपल पहले अगर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा था, और अब अगर हम उससे बेसिकली स्पीड को या किसी और प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो देन विद मिनिमम कैलिब्रेशन और रीसेटिंग हम उसको फ्लेक्सिबली जो सा वो अडाप्टिवली चेंज कर सकते हैं टू कंट्रोल सम अदर प्रोसेस वेरिएबल। और यही नहीं, इसके साथ साथ हम किसी भी एक प्रोसेस वेरिएबल के मल्टीपल कंट्रोल्स को भी, लूप्स को भी साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर में हम 4 या 5 डिफरेंट टेम्परेचर डिवाइसेस के टेम्परेचर को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर रहे हो। तो मल्टीपल कंट्रोल लूप्स भी जो सा वो साइमल्टेनियसली इसके थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं। और इसके अलावा हम मल्टीपल कंट्रोल टेक्निक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर्स में। जैसा कि पीएलसी में हमने देखा था कि पीएलसी में सिर्फ लैडर लॉजिक के थ्रू ही कोडिंग हो सकती है, कंडीशनल या लॉजिकल स्टेटमेंट्स को ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एल्गोरिथम्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन ऑफ कंट्रोल, या पीआईडी कंट्रोल की बात करें या फजी लॉजिक कंट्रोल की बात करें, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एल्गोरिदम्स हैं कि बेसिकली किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना कैसे है। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एल्गोरिदम्स जो है वो हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर के अंदर बड़ा इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो माइक्रो प्रोसेसर इज अ डिजिटल डिवाइस। सो डिजिटल डिवाइस होने की वजह से ये डिस्क्रीट डाटा के ऊपर या बिट फॉर्म ऑफ डाटा के ऊपर वर्क करेगा फॉर इनपुट एंड आउटपुट। और इसी तरह से इसको यूज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है वो बड़ा इजी और लिटिल ट्रेनिंग के साथ ही इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो इसका स्पेसिफिकली डिज़ाइन ऐसा रखा जाता है कि ये शॉप फ्लोर एनवायरनमेंट को के हार्श कंडीशंस को, हार्श एनवायरनमेंट को इजीली टॉलरेट कर सके। एंड फर्दर इसके अंदर इनबिल्ट डिस्प्लेज, डिजिटल डिस्प्लेज यूज हो रहे हैं, जिनके थ्रू हम रन टाइम के ऊपर भी इसके कंट्रोल प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि पूरा जो कंट्रोल ऑपरेशन है वो कैसे चल रहा है, वो रिक्वायर्ड लेवल पे है कि नहीं है। तो उसकी रन टाइम मॉनिटरिंग जो है वो भी इसके बिल्ट इन डिजिटल डिस्प्लेस पे अवेलेबल होती है। सो फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्रियल कंट्रोलर के डिस्प्लेस पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको बेसिकली पीवी प्रोसेस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से आप नीचे एसवी सेट वेरिएबल या सेट पॉइंट वैल्यू को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सेट पॉइंट में फॉर एग्जांपल ये करंटली टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, तो सेट पॉइंट वैल्यू हमने क्या सेट की है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और करंटली प्रोसेस वेरिएबल की जो वैल्यू क्या है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से मैयर्ड वैल्यू जो सा वो क्या चल रही है वो भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे नजर आएगी। और सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट चैनल्स भी हैं आउटपुट के, तो डिफरेंट कंट्रोल लूप्स जो साइमल्टेनियसली चल रहे हों उनको भी हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय स्विचिंग बिटवीन दीज कंट्रोल लूप्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सेट पॉइंट वैल्यू हमें डिजिटल डिस्प्ले पे दे रहा है कि सेट पॉइंट वैल्यू क्या है और प्रोसेस वेरिएबल की करंट वैल्यू क्या चल रही है। सो बड़ा इजीली रन टाइम के ऊपर हम जो सा वो पूरे कंट्रोल प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, और डिफरेंट डिस्प्ले के थ्रू या पैरामीटर्स को भी हम जो सा वो डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं। सो ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है कि ये वहां पे वर्क कर रहे होंगे डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए। सो इन इंडस्ट्रियल मॉडल्स के अलावा हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजिटल कंप्यूटर को भी यूज कर सकते हैं, उसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं टू परफॉर्म इन दिस एक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट मैनर फॉर प्रोसेस कंट्रोल। तो एक पीसी को या डिजिटल कंप्यूटर को भी जो सा वो बेसिकली सेटअप किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है टू वर्क लाइक अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर फॉर कंट्रोल ऑफ वेरियस प्रोसेस वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। बट इन दैट केस एक डिजिटल कंप्यूटर या पीसी जो है वो मे बी इंडस्ट्रियल हार्श एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, दैट कैन बी डेंजरस फॉर अ पीसी, बट वी कैन basically program a digital computer to work like that.
सो ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर्स जो हैं वो स्टिल दे आर एक्सपेंसिव टू बी यूज मोस्ट कॉमनली। सो हम बहुत ज़्यादा इन बहुत ज़्यादा भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर्स को ऑन अ लार्ज स्केल यूज़ नहीं कर सकते। सो वी नीड सम कंट्रोलर्स जिनको जो सा वो जो कॉस्ट इफेक्टिव हों और उनको ज़्यादा एक्सटेंसिबली यूज़ किया जा सके या इन लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर उसको यूज़ किया जा सके। So this is all about microprocessor based controllers, and we can also see कि PCs को भी हम यूज कर सकते हैं for this purpose. So the most commonly used controller hardware is microcontroller. सो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एक मिनी कंप्यूटर की तरह है। इट्स अ कंप्लीट मिनी कंप्यूटर। इसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो सीपीयू है, इनपुट आउटपुट चैनल्स हैं, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स हैं। इसके अलावा इसमें रोम रैम है, टाइमर्स होंगे, डिफरेंट काउंटर्स होंगे, सीरियल इंटरफेसेस भी हैं, सीरियल पोर्ट्स भी हैं, फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर भी होगा और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स भी इसके अंदर होंगे। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हो सकते हैं और ये सब मिलके इसको एक मिनी कंप्यूटर के तौर पे कंप्लीट कंप्यूटर बना रहे हैं। एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स आर एम्बेडेड ऑन अ स्मॉल सिंगल आईसी। सो एक आईसी के ऊपर ये सब कुछ जो सा वो इंटीग्रेट किया गया एंड दैट आईसी बिकम्स द माइक्रो कंट्रोलर। सो फॉर एग्जांपल आप ये डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स देख सकते हैं जो कि डिफरेंट एराज के अंदर यूज होते रहे हैं फॉर कंट्रोल एप्लीकेशंस। और ये पूरी एक आईसी के ऊपर जो है वो कंप्लीट एक कंप्यूटर है, ठीक है। जिस तरह के कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि आईओ इंटरफेसेस हैं, सीपीयू हैं, रैम रोम और डिफरेंट सीरियल पोर्ट्स वगैरह, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये सारा कुछ जो सा वो इस एक चिप के ऊपर अवेलेबल है। ओके, सो ये डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। अब इनको यूज करने के लिए फर्दर फिर हमें इसके साथ डेवलपमेंट बोर्ड्स को जो सा वो तैयार करना पड़ता है। सो माइक्रो कंट्रोलर्स बड़ी फ्लेक्सिबल डिवाइसेस हैं, जिनको हम बेसिकली फ्लेक्सिबल मैनर में किसी भी प्रोसेस वेरिएबल के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए इसको कोड कर सकते हैं यूजिंग वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल सी या सी प्लस प्लस या जो सा वो असेंबली लैंग्वेज। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम यूज करते हुए माइक्रो कंट्रोलर्स को बड़ा इफेक्टिवली प्रोग्राम कर सकते हैं विद एनी कंट्रोल एल्गोरिदम और एनी कंट्रोल लॉजिक। जिस तरह से हमने पहले देखी, ऑन ऑफ कंट्रोल है या पीआईडी कंट्रोल है या फजी लॉजिक कंट्रोल है। सो किसी भी कंट्रोल टेक्निक को हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है वो कोड कर सकते हैं फॉर एनी प्रोसेस वेरिएबल। इसी तरह से इसकी हम बात करें तो इसका यूज जो है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंसिबल नहीं है फॉर कंट्रोलिंग वेरियस प्रोसेस वेरिएबल साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। बेसिकली हम देख रहे हैं तो एक चिप के ऊपर ये सारा कुछ है, तो इसका सीपीयू, रोम, रैम या एडीसी जो है ये सब बेसिकली स्मॉल स्केल पे होंगे या स्मॉलर वैल्यू के साथ होंगे, स्मॉलर स्पेसिफिकेशंस के साथ होंगे। तो इट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसके साथ इस वजह से हम ज़्यादा प्रोसेस वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। 2 या 3 प्रोसेस वेरिएबल को साइमल्टेनियसली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो बेसिकली तब आ जाता है कि माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली ये बड़ा लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर है। और जब हमने हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स और थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस करने हो फॉर कंट्रोल सिस्टम, तो वहां पे जो सा वो माइक्रो कंट्रोलर की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा सेल्स होने की वजह से बहुत लो रह जाती है। तो जब भी हमने मैस प्रोडक्शन करनी है किसी भी कंट्रोल सिस्टम की और किसी भी एक प्रोसेस वेरिएबल की हमने मैस प्रोडक्शन करनी है, तो वहां पे हम माइक्रो कंट्रोलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक जनरल स्पीड मोटर का स्पीड कंट्रोलर की बात करते हैं। सो किसी भी मोटर के स्पीड कंट्रोलर के अगर हमने बना के उसके वेरियस कंपोनेंट्स मार्केट में डिप्लॉय करने हैं, तो वहां पे हम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन को जो है वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए जब इसके हंड्रेड्स या थाउजेंड कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे तो इसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत कम रह जाएगी। सो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से ये एक आध प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
एज कंपेयर टू PLCs या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर्स, जो कि वेरियस प्रोसेस वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकते हैं, बट उनके अंदर कॉस्ट का भी इशू है कि वो कॉस्टली भी हैं, और ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कॉमनली जो सा वो मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकते इन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। और इसके अलावा ये ऐसे केस में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं जहां पे एंड यूजर को जो सा वो कंट्रोल को ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड एप्लीकेशन के लिए उसने लगा के अगर सिस्टम को छोड़ देना है, सो फॉर दैट पर्पस जो है ये एंड यूजर के लिए जो सा वो बहुत इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जहां पे जो सा वो कंट्रोल को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, और एक कॉन्टिन्यूस लूप के अंदर कॉन्टिन्यूस मैनर में फ्रिक्वेंटली या कंसिस्टेंटली प्रोसेस ने चलते रहना है। वहां पे जो सा वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी इंडस्ट्री के अंदर जो सा वो लेट से कि एक पंप के थ्रू सिर्फ फ्लो रेट को कंट्रोल करना है, तो एक पंप का फ्लो रेट जो सा वो हमेशा अगर एक ही फिक्स लेवल पे रहना है, तो उसके अगर सेट पॉइंट को या इन चीजों को हमने ज्यादातर चेंज नहीं करना, तो इन दैट केस कंट्रोल को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना पड़ेगा, और बेसिकली वहां पे हम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो सा वो उसका कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हैं बड़ा इजीली, जो कि एक सर्टेन डिजायर्ड लेवल के ऊपर हमेशा उसका फ्लो रेट कंट्रोल करता रहेगा। सो वहां पे इसकी कॉस्ट भी कम है, और हमें ज्यादा एक्सटेंसिबिलिटी या ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी सिस्टम में नहीं चाहिए। बट इसी एडवांटेज के साथ अगर आप लेट से कहते हैं कि किसी एक सर्टेन टाइम के ऊपर अब आपको फ्लो रेट कंट्रोल नहीं करना, बल्कि आपको किसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, सो बड़ा इजीली आप जो सा वो इसी माइक्रो कंट्रोलर को यूज करते हुए रीप्रोग्राम उसको कर सकते हैं फॉर एनी अदर कंट्रोल एप्लीकेशन। तो ये इजीली एम्बेडेबल भी होगा किसी भी नए सिस्टम के अंदर इंक्लूड करने के लिए बड़ा इजीली एम्बेडेबल है। आपने देखा कि एक सिंगल चिप है, लो कॉस्ट भी है, तो आप बड़ा इजीली अब उसको किसी भी टाइम के ऊपर रीप्रोग्राम कर सकते हैं टू कंट्रोल एनी अदर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आप उसको स्पीड कंट्रोल पे रखें, फॉर एग्जांपल आफ्टर सम डेज आप उसको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फर्दर आपको लेट से के फॉर अदर सर्टेन टाइम पीरियड आपको उसे प्रेशर कंट्रोल करना है, तो आप उसके लिए भी उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। So all these features are available on this single chip only. So एक single chip, एक single IC, और बड़ी लो कॉस्ट फ्यू हंड्रेड्स की कॉस्ट के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे अब देखें तो ये पूरा एक एरा है फॉर माइक्रो कंट्रोलर, पूरी एक एज है माइक्रो कंट्रोलर की जो चलती रही। शुरू में जो है वो 8051, सो 8051 के नाम से आप देखेंगे तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो बहुत कॉमनली यूज होते रहे इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। सो ये बड़ा इनिशियल स्टेजेस पे बड़ा कॉमनली यूज होने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स थे। बट दीज 8051s हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन केस ऑफ रैम या रोम इनकी, और टाइमर्स का लेवल, ये सब चीजें जो है, या प्रोसेस को कंट्रोल करने का जो कंट्रोल लूप है कि कितनी देर के बाद ये कंट्रोल को अपडेट करेगा, सो दैट एवरीथिंग जो इसमें ये चीजें थी ये लिमिटेड थी। तो 8051 के बाद जो इसका जो एडवांस्ड वर्जन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स यूज हुए, दैट वाज पिक। सो पिक माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो इस पर्पस के लिए यूज होते रहे। सो पिक माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एज कंपेयर टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर ये ज्यादा इफेक्टिव थे इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज। इनके अंदर रैम या इनकी रोम जो है वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए रोम जो है वो ज्यादा थी। इसी तरह से इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी एज कंपेयर टू 8051 ज्यादा थी। इसी तरह से लेटर ऑन जो है वो एटमेगा 32 एटमल कंपनी के माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो काफ़ी यूज में आए। एटमेगा के नाम से इनकी डिफरेंट सीरीज थी, एटमेगा, एट टाइनी, और 32 और 64 डिफरेंट वर्जन इसके थे। सो एटमेगा जो एटमल के AVR माइक्रो कंट्रोलर्स हम इनको बेसिकली कहते हैं जनरली। सो AVR माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं ये एज कम्पेयर टू पिक और 8051 ये ज़्यादा एक्सटेंसिव थे इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, और इनकी रैम और रोम काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली ये लार्जर नंबर ऑफ आप कह लें कि रिस्पॉन्सेज को ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते थे।
तो AVR माइक्रो कंट्रोलर करंटली जो है वो काफी यूज हो रहे हैं। इसके अलावा ARM बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स या STM बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स भी इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होते हैं। सो नॉट डेज इन माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करने के लिए इनके डेवलपमेंट बोर्ड्स एक्सटेंसिवली अवेलेबल हैं टू परफॉर्म हाई एंड कंट्रोल रेडीली। सो इंस्टेंटली आप कंट्रोल करने के लिए जो सा वो इसके ऑलरेडी डेवलप्ड बोर्ड्स को यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल एनी प्रोसेस वेरिएबल। सो ये कुछ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड्स आप देख सकते हैं। सो इनिशियली आप देखें तो ये एक 8051 बेस्ड जो सा वो माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड है। तो इस पूरे बोर्ड के अंदर हमने देखा कि एक्सटर्नली हमने डिफरेंट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है। सो अब इस माइक्रो कंट्रोलर को आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और दोबारा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप करंटली जो देखें एक्सटेंसिवली यूज होने वाला AVR बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड है, दैट इज आर्डिनो। सो आर्डिनो का नाम आपने काफी ज्यादा सुना है। आर्डिनो के डिफरेंट वर्जन हैं, तो वन ऑफ दैट वर्जन इज यूनो। सो ये एटमेगा 328 AVR माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड है। सो ये रिसेंटली डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, तो इनके अंदर जो सा वो ज़्यादा एक्सटेंसिबिलिटी और फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। इनकी अपनी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जिसमें यूज़र बड़ा इजीली जो है वो हाई एंड कंट्रोल इसको परफॉर्म कर सकता है। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप लो लेवल लैंग्वेजेस का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ईजीली आप इसकी जो सा वो हाई एंड लाइब्रेरी और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए डिफरेंट कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए आप इस माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड को यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो इसमें इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को भी आप इसके थ्रू साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकते हैं। सो इंस्टेंट कंट्रोल के लिए विदाउट एनी ट्रेनिंग या प्रोग्रामिंग खुद से इंक्लूड करने के लिए इन्हीं माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड्स के बेस पे डिज़ाइन हुए हुए हमें स्पेसिफिक कंट्रोलर्स भी मिल सकते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमें ऑलरेडी एक कंट्रोलर ऐसा कंट्रोलर बोर्ड मिल जाए जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ हो फॉर स्पीड कंट्रोल, तो हम इस स्पीड कंट्रोल को कंट्रोल बोर्ड को लेकर डायरेक्टली उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं टू कंट्रोल द स्पीड। इसी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी हमें ये डेवलप्ड मिल सकते हैं मार्केट में। तो ये इन माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड्स का फायदा है कि रेडी रेडी लो कॉस्ट होने की वजह से ये बड़ा इजीली जो सा वो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। यू जस्ट बाय इट फ्रॉम मार्केट एंड जस्ट प्लग एंड प्ले। सो प्लग एंड प्ले टाइप भी जो सा ये डेवलपमेंट बोर्ड्स हो सकते हैं। और फर्दर अगर आपके पास थोड़ा सा कोडिंग का या प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप इनको जो सा वो खुद से भी कोड कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। So that is all about microcontrollers, and further you can use it in various control applications. So बड़े लेवल पर प्रोसेस कंट्रोल को देखने के लिए कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम्स जो हैं वो भी डिफाइन की गई हैं। सो वन ऑफ दैट कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और DCS। सो DCS के अंदर बेसिकली जो कंट्रोल एलिमेंट्स हैं उनको थ्रू आउट द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मींस के हमारे पास कंट्रोलर्स की पूरी एक हायरार्की है, एक पूरा लेवल है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंट्रोलर्स हैं जो कि सब आपस में कनेक्टेड हैं ओवर कम्युनिकेशन चैनल्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू फॉर इफेक्टिव कमांड एंड मॉनिटरिंग। तो हम इसके थ्रू जो सा वो पूरे कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल का मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसको कमांड भी कर सकते हैं। सो ये पूरी हायरार्की आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। सो इस हायरार्की के अंदर हमारे पास स्टार्ट होता है लेवल 0 से, जिसको हम फील्ड लेवल कह रहे हैं। तो फील्ड लेवल के अंदर हमारे पास जो प्लांट है जो कि फील्ड के अंदर डिप्लॉयड है, इस प्लांट के साथ डिफरेंट सेंसर्स और एक्चुएटर्स जो सा वो लगे हुए हैं। सो हर सेंसर एक डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल को मेजर कर रहा है और हर एक्चुएटर जो सा वो एक डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल को आउटपुट दे रहा है। सो फील्ड लेवल के ऊपर जो फर्स्ट लेवल कंट्रोल आता है दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल। और डायरेक्ट कंट्रोल के लिए हम जो है वो स्मॉलर कंट्रोलर्स को यूज कर रहे हैं। जिस तरह कि आपने देखा अभी हमने माइक्रो कंट्रोलर की बात की है, सो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स यूज हो रहे हैं फॉर डायरेक्ट कंट्रोल।
सो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल के हम माइक्रो कंट्रोलर को डिप्लॉय कर रहे हैं, मींस के प्लांट के हर प्रोसेस वेरिएबल को, एक प्लांट के अंदर डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फ्लो रेट, प्रेशर, तो डिफरेंट प्रोसेस, हर एक प्रोसेस वेरिएबल के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर हमने एज ए डायरेक्ट कंट्रोल एलिमेंट लगा दिया। सो इस तरह से ये सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल लेवल के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं। सो लेवल 2 के ऊपर प्लांट सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स आ जाते हैं, जो कि प्लांट सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स जो हैं वो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड हैं, और माइक्रो कंट्रोलर्स जो हर प्रोसेस वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं उसकी सारी फीडबैक या कंट्रोल के जो सारा डाटा है वो सारा सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स को सप्लाई कर रहे हैं। सो ये प्लांट सुपरवाइजरी जो कंप्यूटर्स हैं ये एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए वर्क कर रहे हैं। सो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक प्लांट हो सकता है कि फॉर केमिकल प्लांट है, इसी तरह से हम एक और प्लांट की बात करें, सो दैट प्लांट कुड बी सम फर्टिलाइजर प्लांट। ओके, सो डिफरेंट प्लांट्स हैं जो कि एक ही, आप कह लें कि एक ही वर्क एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट जगहों पे इंस्टॉल्ड है। सो इस तरह से इन डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इंडिविजुअली सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स होंगे जो कि हर प्रोसेस वेरिएबल का डाटा उनके माइक्रो कंट्रोलर से ले रहे हैं और एक आप कह लें कि एक रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं कि सुपरवाइज कर रहे हैं कि उस प्लांट के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कैसे चल रहे हैं। सो उस प्लांट के सारे प्रोसेस की डिटेल्स, कंट्रोल की डिटेल्स जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स के अंदर आ रही है। सो देन लेवल 3 के ऊपर प्रोडक्शन कंट्रोल आ जाते हैं। तो प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स जो हैं ये डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर टेकिंग डाटा फ्रॉम सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स और उनकी बेस के ऊपर ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर जो है वो ओवरऑल पावर प्लांट से सारा डाटा ले रहा है, और इसी तरह से अनदर कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर एक और प्लांट के अंदर लगा हुआ है जो कि लेट्स से कि फर्टिलाइजर प्लांट है। तो इस पूरे प्लांट से जो सा वो सारा डाटा ले रहा है प्रोडक्शन का। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर हो सकता है, दैट प्लांट में बी फॉर केमिकल डेवलपमेंट प्लांट। सो एक वो स्पेसिफिक केमिकल के लिए है। तो अब इनकी कोऑर्डिनेशन, सारे प्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन अपनी जरूरी है प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए। फॉर एग्जांपल के जो केमिकल प्लांट है वो एक ऐसा केमिकल जनरेट कर डेवलप कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन कर रहा है जो कि फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर यूज होना है। सो अब फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है उस केमिकल की, उसके हिसाब से केमिकल प्लांट के अंदर वो उस प्लांट को केमिकल की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। सो ये कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स बेसिकली इन चीजों को देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे होंगे बिटवीन वेरियस प्लांट्स। और फिर लेवल 4 के ऊपर हमारे पास प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आ जाएगी, जो कि एक कंप्यूटर सेंटर के थ्रू हो रही है। जैसा कि आपने सेंट्रल कंट्रोल यूनिट पहले देखा है, तो एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट या कंप्यूटर सेंटर के थ्रू जो है वो सारी फीडबैक भी आ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये बोथ वेज कम्युनिकेशन है। ओके, सो इन कम्युनिकेशन जो सा वो कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स की तरफ जा भी रही है और डाटा उनकी तरफ से आ भी रहा है। तो कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो सा वो सारे कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स जो हैं वो कंप्लीट प्लांट्स का डाटा एक जगह के ऊपर जो सा वो डिप्लॉय करते जा रहे हैं। सो एक जगह कंप्यूटर सेंटर के ऊपर अब हर प्लांट की जो सा वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है कि वहां पे जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से चल रही है और कैसे कंट्रोल हो रही है। सो ओवरऑल प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग जो है वो फिर कंप्यूटर सेंटर के थ्रू की जाएगी कि फॉर एग्जांपल अगर इस मंथ में ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो सा वो ओवर द मंथ्स, ओवर द वीक्स या ओवर द ईयर भी हो सकती है कि इस मंथ में लेट्स से कि ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो आउटपुट की हमें ये रखनी है, तो उसके हिसाब से कंप्यूटर सेंटर से जो सा वो प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग जाएगी कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स को, और कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स के थ्रू वो डाटा सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स के ऊपर जाएगा, और सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स के थ्रू फिर वो डाटा जो सा वो माइक्रो कंट्रोलर्स पे जाएगा, जिसमें वो माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू सेट पॉइंट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं ताकि प्लांट की जो प्रोडक्शन है या इसका जो कंट्रोल है उसको रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर कंट्रोल किया जाए। सो ये एक कंप्लीट जो सा वो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है इन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। सो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो
इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जो है वो हम वेरियस लेवल ऑफ कंट्रोलर्स को यूज कर सकते हैं फॉर एनी कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल. So based on that distributed control system DCS, हमारे पास complex industrial control schemes में next concept आता है SCADA का. So SCADA is supervisory control and data acquisition. अब SCADA सिस्टम के अंदर बेसिकली हम रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल कर सकते हैं बिटवीन वेरियस मल्टीपल साइट्स और एट लार्ज डिस्टेंसेस. फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी के जो है वो डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट सिटीज के अंदर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट साइट्स लगी हुई हैं जहाँ पे डिफरेंट लेवल की प्रोडक्शन चल रही है डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर. तो उन सब को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम जो है वो कोडेड सिग्नल्स के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो चैनल्स को यूज करते हुए लार्ज स्केल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक साइट जो है वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल साइट जो है वो फॉर फर्टिलाइजर डेवलपमेंट है, फिर एक साइड पे एक इंडस्ट्रियल जो साइट है वो बेसिकली जो सा वो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल के लिए है. तो इन मल्टीपल और आपस में ये सारी प्रोडक्शन जो सा वो सारी इंटर रिलेटेड है. तो इन दैट केस इस रिमोट मॉनिटरिंग या कंट्रोल के लिए हम स्काडा सिस्टम को यूज करते हैं. सो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS, इसकी वजह से स्काडा के थ्रू आप जो सा वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप कहें कि ये एक प्लांट है, सो दिस इज सम एट सम अदर साइट, और इसी से जो प्रोडक्शन आ रही है वो एक डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो एक लार्ज डिस्टेंस के ऊपर एक डिफरेंट प्लांट में जा रही है. सेम इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक अनदर साइट ओवर डिफरेंट ओवर 100 माइल्स के ऊपर भी जो सा ये प्रोडक्शन हो सकती है. सो स्काडा सिस्टम ओवरऑल इस पूरे ऑपरेशन को देख रहा है जहाँ पे आपके पास कंप्लीटली जो सा वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है शिफ्ट की, कितना आपके पास जो सा शिफ्ट रेट क्या चल रहा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है. सो सारा और पर प्लांट आप उसका कंप्लीट स्टेटस भी देख सकते हैं कि करंट लेवल उसका क्या है. सो स्काडा सिस्टम के थ्रू आप जो सा वो लार्ज स्केल के ऊपर मल्टीपल साइट्स के दरमियान जो सा वो आप सारे प्रोसेस को मॉनिटर भी कर सकते हैं और वहां से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. सो ये बेसिकली DCS एंड स्काडा आर दी कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम्स जो कि डिफरेंट कम्प्लेक्स लेवल के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही होती है. सो ये DCS और स्काडा सिस्टम्स हाई लेवल कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल को जो सा वो स्मॉलर लेवल से लेकर लार्जर लेवल तक, हायर लेवल तक आप बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को. और एक कंट्रोल और ये ऑटोमेशन की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है. सो कंप्लीट ऑटोमेशन भी है सिस्टम की, और इस कंप्लीट ऑटोमेशन के थ्रू जो सा वो आप देख रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ प्रोसेस कंट्रोल किस तरह से जो सा वो किया जाता है इंडस्ट्री में. कंट्रोल टेक्निक्स या कंट्रोल एल्गोरिथम्स की बात करें तो कन्वेंशनल कंट्रोल टेक्निक्स में सबसे सिंपलेस्ट जो कंट्रोल टेक्निक है दैट इज बैंक बैंक कंट्रोल और ऑन ऑफ कंट्रोल. बैंक बैंक कंट्रोलर को हम ऑन ऑफ कंट्रोलर भी कहते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज हिस्टेरिसिस कंट्रोलर. दिस इज अ टाइप ऑफ फीडबैक कंट्रोलर. सो ये जो फीडबैक कंट्रोलर है ये दो स्टेट्स के दरमियान स्विचिंग परफॉर्म करता है. या इस सिस्टम की इनपुट को कंप्लीटली ऑन कर रहा होगा या उसको कंप्लीटली ऑफ कर रहा होगा. सो इन्हीं दो स्टेट्स के दरमियान इसकी अब्रप्ट स्विचिंग होती है. सो नॉर्मली ये कंट्रोलर उन सिस्टम्स के लिए बेस्ट है जिनके अंदर प्लांट जो है वो बाइनरी इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक फर्नेस की, तो फर्नेस के बेसिकली दो ही लेवल हो सकते हैं, या तो फर्नेस कंप्लीटली ऑन है या वो कंप्लीटली ऑफ है. सो उसमें हम डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस जो है वो डिफाइन नहीं कर रहे. सो फॉर फर्नेस द बैंक बैंक कंट्रोलर इज द बेस्ट कंट्रोलर. इसी तरह से हम बात करें तो मोस्ट रेजिडेंशियल जो थर्मोस्टेट्स हैं वो भी बैंक बैंक कंट्रोलर्स ही हैं. सो जिस तरह से हम घर में AC को देखते हैं, तो इन्वर्टर्स से पहले जो AC थे, एयर कंडीशनर से, वो बेसिकली बैंक बैंक कंट्रोलर्स के थ्रू ही कंट्रोल हो रहे हैं, बैंक बैंक कंट्रोल या ऑन ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स पे ही चल रहे हैं. सो कुछ केसेस के अंदर ये ऑन ऑफ कंट्रोल टेक्निक जो है
ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड कंट्रोल टेक्निक है और बेस्ट यूज्ड है और ऑब्वियसली और इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सिंपल है, बहुत इजीली डिज़ाइंड है। सो जस्ट एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इस लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसी ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस जिसमें ये कंट्रोल टेक्निक बेस्ट होगी और इजीली अप्लाइएबल है, सो दैट इज बेसिकली अगर हम वाटर की बॉइलिंग की बात करते हैं, सो वाटर को शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर बॉयल करने के लिए बेस्ट टेक्निक ये है कि हम उसको फुल हीट, मैक्सिमम जितनी हीट हम अप्लाई कर सकते हैं वो सारी हीट उसको अप्लाई करें व्हेन टेम्परेचर इज अचीव्ड। सो जब टेम्परेचर अचीव हो जाए, मीन्स के वाटर जो सा वो बॉयल हो जाता है, एट दैट टाइम जस्ट टर्न ऑफ दी बर्नर। ओके, सो ये एक बेस्ट देखें कंट्रोल टेक्निक है। तो पानी को अगर बॉयल करना ही ऑब्जेक्टिव है, उसको सर्टन लेवल ऑफ टेम्परेचर पे पहुंचाना जरूरी है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना जरूरी है, टेम्परेचर पे उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आना जरूरी है। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप उसको हीटर को कंप्लीटली ऑन कर दें और जब वो टेम्परेचर जैसे ही अचीव हो जाए, वाटर बॉयल हो जाता है, तब आप उसको कंप्लीटली ऑफ कर दें। सो ये एक एग्जांपल है जनरल ऑन ऑफ कंट्रोलर की। इस कंट्रोल टेक्निक की ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए और इसकी अप्रोच को देखते हुए कि हम एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फास्टली हम जो सा वो डिजायर्ड लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए जो सा वो ऑन ऑफ कंट्रोलर को नॉर्मली जो एयर कंडीशनर्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर की बात करें, तो या वो कंप्रेसर अपनी फुल जो सा वो पोटेंशियल के ऊपर, फुल स्पीड के ऊपर रन कर रहा होता है, या वो कंप्लीटली स्टॉप होता है। और ये सब चीजें इस बात पे डिपेंड कर रही होती हैं कि वेदर द मेजर टेम्परेचर इज अबव और बिलो द सेट पॉइंट। जितना टेम्परेचर हमने उस पर सेट किया है, अगर वो टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ हुआ और करंट टेम्परेचर जो है या जो मेजर टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड सेट पॉइंट टेम्परेचर से कम है, सो बेसिकली ऑन ऑफ कंट्रोलर के अकॉर्डिंग जो एयर कंडीशनर है वो कंप्रेसर को कंप्लीटली ऑन कर देते हैं। तो कंप्रेसर जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर रन होता है until that set point temperature is achieved, और मेजर टेम्परेचर और सेट पॉइंट टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस है, जो एरर है, वो एरर जो है वो जीरो हो जाए। इस केस में ऑन ऑफ कंट्रोलर का जो ऑब्जेक्टिव होगा, दैट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव जीरो एरर। जब भी एरर जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, एरर में इम्बैलेंस है, तो तब जो सा वो बेसिकली ऑन ऑफ कंट्रोलर अपना कंट्रोल एक्शन जो है वो जनरेट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो और मेजर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो हियर वी गेट एरर, नेगेटिव एरर, एरर इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो एरर का मतलब अब ये है कि बेसिकली अगर हम कूलिंग की बात कर रहे हैं तो कंप्रेसर को ऑन करना है कंट्रोलर ने। कंट्रोलर जो है वो नेगेटिव एरर के ऊपर जो है वो कंप्रेसर को कंप्लीटली ऑन करेगा। कंप्रेसर विल बी कंप्लीटली रनिंग अंटिल के एरर की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू या ग्रेटर देन जीरो हो जाए। ग्रेटर देन जीरो एरर होने का मतलब है कि जो सेट पॉइंट टेम्परेचर है वो लेट से कि 20 है, तो मेजर जो है वो अब 20 से कम हो गया, फॉर एग्जांपल 19 हो गया। टेम्परेचर 20 होना चाहिए लेकिन मेजर 19 आ रहा है, तो अब एरर ग्रेटर देन जीरो है, तो तब भी इसका मतलब है कि कूलिंग ज्यादा हो गई है, तो कंप्रेसर को ऑफ करना है। जब भी एरर जो है वो जीरो या ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एट दैट टाइम जो है वो जो कंट्रोलर है वो कंप्रेसर को कंप्लीटली ऑफ कर देगा। दैट विल बिकम कंप्लीटली ऑफ। ओके, अंटिल के दोबारा जो सा वो एरर जो है वो लेस देन जीरो ना हो जाए। जैसे ही दोबारा लेस देन जीरो होगा, तो ऑन ऑफ कंट्रोलर विल टर्न दी कंप्रेसर कंप्लीटली ऑन। इस तरह से जो सा ये पूरा कंट्रोल एल्गोरिदम एक बड़ी सिंपल सी कंट्रोल कंडीशन के साथ, कंट्रोल टेक्निक के साथ जो है वो रन करता रहेगा। अगर हम इसी एयर कंडीशनर के कंप्रेसर की एप्लीकेशन की बात करें, तो ऑन ऑफ कंट्रोलर बेसिकली एरर पे ऑपरेट करेगा और एरर को देखते हुए ये जो कंट्रोल एक्शन जनरेट करेगा, दैट कंट्रोल एक्शन प्रोफाइल विल बी लाइक अ स्केयर वेव। ये कम्प्लीटली ऑन से कम्प्लीटली ऑन होगा, फिर कुछ देर ऑन रहने के बाद कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा, एंड इसी तरह से ये
टॉगल करता रहेगा बिटवीन दीज टू स्टेट्स। सो ये बेसिकली कंट्रोल एक्शन की कुछ इस किस्म की प्रोफाइल होगी। अब इस तरह की कंट्रोल एक्शन की प्रोफाइल होने के बाद जब कंप्रेसर को ये ऑन ऑफ कंट्रोल सिग्नल मिल रहा है एज ए कंट्रोल एक्शन, तो जो हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है आउटपुट के ऊपर, सो फॉर एग्जांपल अगर ये सेट टेम्परेचर की लाइन है, सेट पॉइंट टेम्परेचर है, तो जो टेम्परेचर की अब आउटपुट प्रोफाइल होगी वो कुछ जो सा वो इस सेट पॉइंट टेम्परेचर के अबाउट ऑसिलेटरी होगी। सो यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई ऑसिलेशंस रहेंगी। सो इट इज इम्पॉसिबल के कंप्लीटली जो सा ये ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाएं और बिल्कुल जो सा वो स्मूथ हो जाए सेट पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर। तो एक्चुअली ऑन ऑफ कंट्रोलर के अंदर ये इस तरह से जो आउटपुट है वो हमेशा ऑसिलेटरी रहेगी ड्यू टू दिस अब्रप्ट स्विचिंग ऑफ कंट्रोलर बिटवीन दीज कम्प्लीटली ऑन और कम्प्लीटली ऑफ स्टेट्स। सो इस वजह से जो सा ये इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और इसके अंदर ये ऑसिलेशंस नज़र आती रहेंगी। सो अगर हमने इसको बहुत कंप्लीट प्रोफाइल रखना है कि एक स्मूथ प्रोफाइल पे ये चल रहा हो, आउटपुट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही कांस्टेंट रहे सेट पॉइंट के ऊपर, तो हमें फिर फर्दर और कंट्रोल टेक्निक्स को देखना पड़ेगा जो कि इसके इस आउटपुट रिस्पॉन्स को ज़्यादा स्मूथ या ज़्यादा लीनियर कर सकें, सेट पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर रोक सकें और एरर को कम्प्लीटली ज़ीरो कर सकें।